जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हमने जो स्टोरी पढ़नी है, उसका टाइटल है द रिपोर्ट ऑन द थ्रेटन सिटी। लेकिन इससे पहले इस स्टोरी की समरी बताने से पहले या इसके थीम्स क्या थे वो बताने से पहले मुझे जो फीडबैक मिला था लास्ट लेक्चर का, कि जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई थी द रियल टाइम, अमित चौधरी की लिखी हुई थी, वो आप लोगों को समझ नहीं आई थी। कोई टेक्निकल इश्यूज थे कि माइक जो है ना उससे आवाज क्लियर नहीं हो रही थी। तो उसकी मैं अब जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि उस स्टोरी को थोड़ा सा जल्दी में कवर अप करने की कोशिश करूं, और एक तो उसके थीम जो है डिस्कस कर दूं, ताकि आपको पूरा थीम और उसकी स्टोरी का ना पता चल जाए। तो जहां तक रियल टाइम की बात थी, मैंने आपको बताया अमित चौधरी की ये स्टोरी लिखी गई है। इसमें दो कैरेक्टर मिस्टर मित्रा और मिसेस मित्रा जो है, ये शराध एक सेरेमनी होने जा रही है, उसको अटेंड करना चाहते हैं। दोनों मियाँ बीवी हैं ये। शराध क्या होता है कि अगर कोई नौजवान लड़की सुसाइड कर लेती है, तो उनके इंडियन जो पादरीज हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि उसके लिए जिस तरह हमारे यहाँ ये खत्म शरीफ होता है, साते का हो गया या चालीसवीं वगैरह इस तरह का, तो वहाँ पे उन्होंने पादरी ने बताया हुआ है कि आटा जो है उसको गूंद लिया जाए और उसका एक पेड़ा टाइप एक गेंद नमा उसको बना के बालकनी पे रख दिया जाए। तो वो जो कौवा होता है वो आता है, वो कौवे को क्या कंसीडर करते हैं, कौवे को वो कंसीडर करते हैं कि ये उसकी रूह है, जिसकी डेथ हुई थी लड़की की, उसकी रूह है। तो उसकी वो आता है और वो यानी कि रूह आती है और उसको आटे को खा के उड़ जाती है। तो ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है उनका, वो ये है कि वो समझते हैं कि वो जब आवारा भटक रही थी रूह उनकी, बेचैन रूह भटक रही थी, उसकी जो घर से नाराजगी होती है जिसकी वजह से उसने सुसाइड कमिट की थी, वो खत्म हो जाती है। तो ये दोनों मिस्टर मित्रा और मिसेस मित्रा जो होते हैं, ये श्राद्ध अटेंड करने। किसका श्राद्ध है? अब ये एक और करेक्टर है, अंजलि। अंजलि है जिसने एक खानदान, खानदान का नाम क्या है? तलुकदार। तलुकदार एक खानदान है जो कि मिस्टर और मिसेस मित्रा के जानने वाले हैं। उनकी बेटी अंजलि ने सुसाइड कमिट की है, जिसके श्राद्ध को अटेंड करने के लिए ये मिस्टर मित्रा और मिसेस मित्रा जा रहे होते हैं। और इनके साथ एक कैरेक्टर और होता है, अब्दुल, इनका जो कार ड्राइवर होता है वो भी होता है। तो ये जैसे ही वहां जाते हैं, रस्मन क्या होना चाहिए था उसको अटेंड करने के लिए, जिस तरह कंसोलेशन होती है, हम भी जाते हैं किसी के कंसोल के लिए हम भी जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें अफसोस होता है, इजहार अफसोस करते हैं कि हमें जी कैसा लगा, बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने रीजंस पूछनी होती हैं, या वहां पे जितने लोग आए होते हैं, गैदरिंग जो होती है उनसे मिलना होता है, उनसे बातचीत करना होती है, और कुछ देर वहां सुकून से मतलब इत्मीनान से बैठना होता है, दूसरे लोगों के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना होती, और बड़े अदब के साथ मुअद्दब होके बैठना पड़ता है। होना तो ये चाहिए था ना कि मतलब उनकी डेथ सेरेमनी है तो उस पे वो गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये मिस्टर मित्रा और मिसेस मित्रा अगरचे ये ताल्लुकदार फैमिली को थोड़ा बहुत जानते होते हैं, तो ये बहुत वहां पे बेचैनी का मुजाहरा करते हैं। इनको वहां पे खाने की पड़ जाती है, इधर उधर की बातें करते हैं, और ये चाह रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी कोशिश करें वहां से निकलें, ताकि इनका जो खाना है इनको घर आके वो मिले। तो इसी ही तरह वहां से ये निकल आते हैं, मतलब बगैर उनको कहे कि हमें बड़ा अफसोस हुआ जी, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया था, तो हमें बहुत अफसोस है। उसके पीछे वजूहात क्या थी, कंडोलेंस करना है तो कैसे करना है, मतलब चाहते तो उनको कोई ऑफर कर सकते थे, या फिर
ऑफर करने के साथ साथ जो है तो उनको थोड़ा सा टाइम दे सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, उनको कहते हैं जिस तरह हम पंजाबी में नहीं कहते अल्लाह दा हुक्म, इस तरह ये ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और वहाँ पे सिर्फ बेजारी का मुजाहरा करते हैं कि हम यहाँ पे कितने बेचैन हैं और जल्दी घर जाना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं, बहुत भूख लगी हुई है। तो यही सारा कुछ रहता है। तो टाइटल के सिंबॉलिक मीनिंग द रियल टाइम। अब अमित चौधरी बताना क्या चाहता है, इसमें बताना ये चाहता है कि एक्चुअल में जो सराउंडिंग होती है, जो सिचुएशन होती है, अकॉर्डिंगली हम उसके बिहेव नहीं कर रहे होते, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव नहीं कर रहे होते। होना यही चाहिए था कि वो डेथ सेरेमनी थी तो हमको भी आ, उसी तरह ही बिहेव करना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं होता। थीम इसके मैंने आपसे जो डिस्कस किए थे उनमें पहला थीम मैंने आपको बताया था कि वो था डिसकंटेंट, मतलब इत्मीनान ना होना, बेसब्री का। वो जो वहां पे मुजाहरा कर रहे थे उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसके पीछे लॉजिक ये था कि वो दोनों हस्बैंड और जो बीवी हैं, वाइफ हैं, उन दोनों के दरमियान भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वो एक दूसरे के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी, उनका घर का माहौल ही ऐसा था। तो इसलिए वो गैर इत्मीनानियत का जो है ना वो मुजाहरा कर रहे थे। और जो दूसरा मैंने आपको बताया था वो आपको बताया था कि ट्रेडिशन जो हमारी होती है उसको फॉलो कैसे किया जाता है। अब इन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो किया, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशन को। ट्रेडिशन क्या थी, मतलब इन्होंने फ्लावर्स लिए एक शॉप से, हालांकि उस शॉप में बहुत ज्यादा हजूम था, बहुत ज्यादा रश था, इनके लिए फ्लावर्स खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इन्होंने वैसे किया। इन्होंने फ्लावर्स खरीदे, इन्होंने टाइम निकाला और सिर्फ वो वहाँ जो इन्होंने जाने का पर्पज ये कि लोगों ने आना है, तो हमारी ये रिवायात हैं, अगरचे उनसे हमारी थोड़ी बहुत जो है ना शनासाई है, वो हमें थोड़ा बहुत जानते हैं, तो इसलिए ये वहाँ चले गए। और इसके साथ साथ मैंने एक और थीम बताया था आपको, सेल्फिशनेस का, खुदगर्जी का। खुदगर्जी यहाँ पे क्या है कि उनको सिर्फ और सिर्फ दोनों मियाँ बीवी को, अगरचे वो कंडोलेंस के लिए आए हैं लेकिन खाने की पड़ी हुई है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, थोड़ी देर के लिए सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहे, अच्छा बिहेव नहीं कर पा रहे, और वो वहां से निकलने की कोशिश में है और चाहते हैं कि हम यहाँ से निकलें। और एक और मैंने आपको बताया था इसमें थीम, सेल्फ इम्पोर्टेंस का, अपने आप को अहमियत देना, बाकी लोगों से कोई कंसर्न का ना होना, सिर्फ अपनी जात को अहमियत देना। तो इसमें अपनी जात देने का थीम जो है ना आखिर पे आता है कि जैसे ही स्टोरी एंड होने लगती है, आखिर पे लाइन में, आखिरी लाइन में मिस्टर मित्रा जो होता है वो बताता है कि आई एम रेवनस, अपनी बीवी मिसेस मित्रा से कहता है कि तुम तो जानती हो अच्छी तरह मुझे कि आई एम द रेवनस, मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी, इतना ज्यादा बेताब हो रहा था और फिर भी तुम वहां बैठे हुई थी। मतलब ये कि वो खुद की जात को अहमियत दे रहा था, उसको बाकी लोगों के साथ, बाकी लोग क्या बिहेव, किस तरह फील कर रहे थे, उन पे क्या गुजर रही थी, क्या बीत रही थी, उसको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो अपनी आप को, अपनी जात को प्रेफरेंस दे रहा था और उस पे क्रिटिसिज्म कर रहा था, उसको डांट रहा था कि तुम वहां से जल्दी निकली नहीं, हमें वापस लौटना था। ये मैंने आपको थीम बताए थे। आज हम जो स्टोरी असल में करने जा रहे थे, ये लास्ट वाले लेक्चर की स्टोरी थी जिसका मुझे फीडबैक मिला था कि आप लोगों को स्टोरी की समझ नहीं आई है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी माइक में शायद, उस वजह से। आज हमने जो स्टोरी करनी है वो स्टोरी है द रिपोर्ट ऑन द थ्रेटन सिटी। इसका जरा टाइटल पे गौर करें आप लोग, रिपोर्ट ऑन द थ्रेटन्ड सिटी। थ्रेटन सिटी यानी कि जिस पे हमला होने के चांसेस थे, डरा हुआ शहर या खदशात से भरा शहर, उसकी रिपोर्ट, इसका जो तर्जुमा बनता है
وہ یہ بنتا ہے. ہوتا کیا ہے اس اسٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک ان نون جگہ ہے، ان نون باشندے ہیں اس کے، اور کچھ اسپیس کے لوگ ایک گروپ کی شکل میں ان کے ہاں وزٹ کرتے ہیں، وہاں پہ آتے ہیں اور وہ ان کو پہلے سے چوکنا کرنے کے لیے انفارم کرتے ہیں کہ آپ کے سٹی پر ارتھ کک ہونے والا ہے، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں زلزلہ. آپ کے جس جگہ رہ رہے ہیں یہاں زلزلہ ہونے کے چانسز ہیں، لہذا اپنے آپ کو پریپیئر کر. یہ جو گروپ اسپیس سے ہو کے آیا تھا وہ ایک ان نون انہیبیٹنٹس کو یہ مطلع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں یہاں پہ زلزلہ آنے والا ہے. اس کے بدلے میں ان کا ریئیکشن وہ دیکھتے ہیں. تو ریئیکشن جب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو انہیبیٹنٹس ہیں، وہاں کے جو باشندے رہنے والے ہیں، وہ یہ رپورٹ جب سنتے ہیں تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے بارے میں وہ کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کرتے، جیسے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. پہلے بھی ایک 65 ایئرس اولڈ ان پہ حملہ ہوا تھا تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا. اب کیا ہے کہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے دوسرے جو ممالک ہیں، اپوزٹ کے ممالک، ان پہ حملہ کرنے کے لیے. وہ اس تقدو میں، اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو دوسروں پہ غالب کیسے کرنا ہے. چند ایک باشندے ان کو بتاتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں، ان میں سے چند ایک باشندے ان کو نیو گروپ کو جو وہاں پہ وزٹ کرنے آیا ہے اسپیس سے، ان کو بتاتے ہیں کہ 65 ایئرس سے پہلے جو ہے نا ہم پہ حملہ ہوا تھا. ان کو کنفرم نہیں ہے کہ وہ حملہ کن کنٹریز کی طرف سے ہوا تھا، لیکن وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اس حملے کے اثرات کی وجہ سے کہ وہ حملہ چائنا کے باشندوں نے کیا یا پھر رشیا کے لوگوں نے کیا. ان دو کنٹریز کے نام کو مینشن کرتے ہیں. تو ہم تب سے اپنے آپ کو ڈیفنس کرنے کے بجائے دوسرے جو کنٹریز ہیں ان پہ حملہ آور ہونے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ہمارا کنسرن صرف اور صرف کیا رہتا ہے، دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے جو ممالک ہیں ان پہ حملہ آور ہونا ہے، نہ کہ اپنا سیلف ڈیفense. ان کو وہ یہ کہانی بناتے ہیں. اب یہی وہ جو اسپیس سے لوگ آئے ہوتے ہیں واپس جاتے ہیں اور وہ یہ رپورٹ واپس کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایلوژن میں یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو نہیں پتا چلتا کہ ان لوگوں نے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا، لوگوں نے اس کے بارے میں تگ و دو کیوں نہیں کی، یا اس کے بارے میں لوگ اتنے کیوریس کیوں نہیں تھے. کچھ نہیں ہوتا اور وہ یہ رپورٹ لے کے واپس چلے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس طرح کے انہیبیٹنٹس تھے جن کو ہم نے صرف اور صرف یہی دیکھا کہ وہ دوسرے کنٹریز پہ حملہ آور ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. یہاں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کہانی میں تھیمز کیا ہے؟ مین تھیمز دیکھیے جو رائٹر نے کوشش کی ہے. ایک پہلا تھیم کنٹرول کا ہے. کنٹرول سے کیا مراد ہے کہ دوسرے ممالک، دوسرے لوگوں، دوسرے کنٹریز کے باشندوں پہ اپنا کنٹرول رکھنا. رائٹر کہنا چاہتا ہے کہ آج کل جو حالت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں دوسرے لوگوں پہ غالب آئیں.
دوسرے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لیں. اس سے ہی ہمارا سروکار ہوتا ہے. اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ جو ہم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیلف ڈیفenس کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. حالانکہ اس کا کہنا ہے رائٹر کا کہ ہم پہ پہلے بہت زیادہ لوگ غالب ہوتے بھی ہیں, تو تب بھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اپنا ڈیفenس کیسے کرنا ہے. پھر بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے دوسروں پہ حملہ آور کیسے ہونا ہے, دوسروں کو اپنے کنٹرول میں کیسے لینا ہے. دوسرا تھیم جو ہے وہ ہے پاور کا, یعنی کہ قوت, اقتدار, طاقت. ہر ایک کنٹری, دنیا کا ہر ایک باشندہ اس تک و دو میں لگا ہوا ہے کہ وہ پاورفل رہے, وہ اپنی پاور دوسروں پہ غالب رکھے. اس کو اس سے نہیں ہے کہ مجھ پہ کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو صرف اور صرف پاور چاہیے. وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے دوسروں کے سامنے کہ میں پاورفل. تیسرا تھیم جو ہے اس میں ڈس ایلوژن کا ہے. ڈس ایلوژن اور ایلوژن کے میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایلوژن کا مطلب ہوتا ہے کسی کشمکش میں رہنا. ایلوژن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کشمکش میں رہنا, چیزیں کلیئر نہ ہونا, واضح نہ ہونا. لیکن ڈس ایلوژن اس کا اپوزٹ ہے کہ چیزیں کلیئر ہو جانا, پتہ چل جانا. تو اس میں یہ تھیم کیسے بنتا ہے ڈس ایلوژن کا, چیزوں کا کلیئر ہو جانا. چیزوں کا آج کے دور میں وہ کہتا ہے کہ چیزیں ہمارے لیے کلیئر بھی ہو جاتی ہیں. جیسے سٹوری میں انہوں نے بتایا کہ ارتھکویک ہونے والا ہے آپ کے کنٹری میں, تو اپنے آپ کو ساودھان کیجئے, اپنے آپ کو جو ہے نا اس کی کوشش کریں کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں, دفاعی اقدامات کرنے کی کوشش کریں, لیکن اس پہ ان کا کوئی اثر نہیں. تو اس میں ڈس ایلوژن کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہر باشندہ, ہر ایک کنٹری کو پتہ ہے کہ فلاں کنٹری کا, فلاں باشندے کا ہمارے ساتھ رویہ کیسا ہے. اس کو ساری چیزیں کلیئر ہیں, کوئی چیز کسی سے کوئی خفیہ نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اگر اس کو ہم پریکٹیکل میں دیکھیں تو جیسے پاکستان کی کنٹری کو لے لیں, ہم کو سارا پتا ہے کہ انڈیا ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا کرتا ہے, انڈیا والوں کو یہ پتا ہے کہ پاکستانی ان کے خلاف کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں. سملرلی جو امریکہ ہے ان کا پتا ہے سارے کنٹریز کو کہ اس کا رول کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے. اور اسی طرح چائنا, رشیا, ان ساروں کو پتا ہے کہ کیا کیا پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں. چیزیں کلیئر ہوتی ہیں ہر کسی کو, لیکن ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن لگا ہو. نمبر 4 فیلئر. اس کا تھیم جو ہے نا نمبر 4 پہ وہ ہے فیلئر, ناکامیابی. ناکامیابی اس کا تھیم کیسے بنتا ہے؟ اس کا تھیم ایسے بنتا ہے کہ جیسے ڈس ایلوژن کا تھیم ہے کہ ہم کو چیزوں کو پتا ہے کہ چیزیں کلیئر ہے ہمارے لیے, تو پھر بھی اس کے لیے دفاعی اقدامات کرنے کے لیے ہم کوئی کاوش نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم کو ناکام ہونے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تھیم دینے کی کوشش کی ہے اس میں رائٹرز نے. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں اور یہ سٹوری آپ کو کلیئر ہوگی. اب میں آپ کو ان میوٹ کرنے لگا ہوں, آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکیں گے, یا پھر آپ لوگ اپنی طرف سے ان میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. تو لاندے نے جی لا دو پھر. جی آپ لوگوں کو میں نے ان میوٹ کیا ہوا ہے. اب مجھے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکیں. ہیلو عمر, جی جی سر. کیوں نہیں سن رہے ہو, کیوں نہیں جواب دے رہے ہو؟ رسپونڈ تو کرو. سر دے تو رہا ہوں جواب سر آپ کا. جی سر وہ پیچھے شور ہے میرا, اس لیے سر میں خاموش ہوں ذرا. نہیں, میں نے اسی لیے آپ کو میوٹ کیا تھا, پہلے آپ کو ان میوٹ ہی رکھا, لیکن وہ شور ہو رہا تھا.
गाड़ी कोई गुजर यस गई इस तरह, तो मैंने आपको म्यूट कर दिया था। सर, वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है सर, उसका शोर था सर। अच्छा अच्छा। और कोई उमर अब्बास या ये इनोसेंट प्रिंसेस लिखा हुआ पता नहीं कौन। कोई सवाल आपका, कोई कंफ्यूजन, कोई स्टोरी की समझ ना आई हो या कोई सवाल है तो करें। सर ये इसका पेपर कैसे होगा हमारा इंग्लिश का? हाँ, पेपर पैटर्न के हवाले से यूनिवर्सिटी ने हमको आगाह किया हुआ है कि पेपर यानी एग्जाम से पहले तकरीबन 1.5 से 2 मंथ पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको पेपर पैटर्न भेज दिया जाएगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो उसके बारे में जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम लोग कितने कंसर्न हैं, डोंट वरी, ये सारी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बता दिया जाएगा। यस सर, फिलहाल हम ये समरीज तैयार कर लें सारी, क्योंकि ये तो हम कर समरीज, सकते हैं। हाँ समरीज ही करनी, हम पहले भी कुछ इसी तरह ही करते थे। पहले हाँ ये जी था कि चलो कभी कभार टेक्स्ट पढ़ लेते थे, लेकिन अब उसके चांसेस नहीं है। तो यस कंसेप्चुअल स्टडी, क्योंकि हमको कहा गया है कि आप लोगों ने एमसीक्यूज टाइप पेपर अटेम्प्ट करना है, सपोज अगर यस ऐसा आ सर। जाता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है अभी तक, ठीक है ना। वो तो पेपर जी पैटर्न जी देखेंगे, और अगर हालात नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि अभी अगस्त के मिड में होने एग्जाम आपके, तो अभी काफी टाइम पड़ा, हो सकता है हालात नॉर्मल हो जाए, अल्लाह ताला बेहतरी करे, अल्लाह ताला खैर करे, हालात नॉर्मल हो तो हो सकता है आमीन। कि आपके मतलब वो एमसीक्यूज या ऑनलाइन है ना एग्जाम की बजाय आप बच जाएं, तो फिर हो सकता है कि आपका यस यही पैटर्न या कोई और पैटर्न हो। लेकिन सपोज ठीक। अगर ये हालात नॉर्मल नहीं होते और इसी तरह करना पड़ता है, तो जहां तक मेरी एक अपनी ओपिनियन है, तो फिर एमसीक्यूज अगर वो बनाते हैं तो वो स्टोरीज आपका जो सिलेबस है ना उसी में से बन सकते हैं। यस सर। ऐसे राइटिंग हमारा सिलेबस में आता है या फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, ऐसे ही ना। जी जी उसके बारे में वो एमसीक्यूज अगर सपोज बनाता भी है, तो वो क्या बना सकता है, उनके फॉर्मेट के बारे में बना सकता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बना सकता है बस, या फिर उनको मतलब कौन सी टाइप्स के ऐसे होते हैं वो टाइप्स के बारे में पूछ सकता है। इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं ना। एमसीक्यूज मोस्टली जो बनाए जाते हैं ना उसके होते हैं WH क्वेश्चन शुरू में होते हैं, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, इस तरह के जिन चीजों के बन जाते हैं ना स्टेटमेंट, उनके ही एमसीक्यूज बन जाते हैं, उन्हीं के वो क्वेश्चन बन सकते होते हैं। तो ये चीजों पे आप लोगों ने फोकस रखना है, कंसेप्चुअल स्टडी करने की कोशिश करनी है। किसी चीज के बारे में आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो गोया कि आप पेपर को एमसीक्यूज वाले पेपर पैटर्न को अच्छी तरह हैंडल कर लें। और कोई सवाल? ठीक हो गया सर। ओके हो गया सर, क्लियर हो गई बात। आज तो आवाज आ रही थी ना सारी? यस सर, आज ठीक है सर, पिछले लेक्चर में सर। उस दिन यार वो माइक की प्रॉब्लम थी, माइक जो है ना वो मुझे सही नहीं दिया गया था, बल्कि माइक के बाद ही मुझे बताया गया कि वो लैपटॉप जिन हजरात शख्स का था, लैपटॉप ठीक नहीं था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी। चले कोई उमर बात नहीं अब्बास, सर, कोई बात प्लीज मुझे वो ना जो नेक्स्ट स्टोरी है उसका टाइटल मुझे भेज दें ताकि मैं जरा वो तैयार कर लूँ नेक्स्ट लेक्चर उस पे। ठीक है सर, भेज देते हैं। कितनी स्टोरीज रहती? मेरा कल 2 रह गई इसके बाद। एक दो रह गई सर बस, बाकी तो नहीं सर। हाँ चलो देख लें जरा, तो वो मुझे सेंड कीजिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज, और अपना जो है ना खास ख्याल रखें, कोरोना के हवाले से हाथों को बार बार धोएं, बाहर ना ही निकले तो बेहतर है। कोई अगर ज्यादा प्यार जताने की कोशिश करता है, गले मिलने की कोशिश करता है, तो जरा कहना कि कोई बात नहीं है, ऐसे ही गुजारा हो जाएगा। तो ये हमारी जो ओके जी। तदबीर है इन पे कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, खुश रखे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।